गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हिंदी में पाठ 1 नए उषा चैप्टर की एक्सरसाइज अभ्यास वर्क करेंगे। तो पाठ से जो क्वेश्चन आंसर है उसका जो नोटबुक वर्क मैं आप लोगों को सेंड कर दिया था। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे पाठ से आगे का क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज जो दिया हुआ है अदर एक्टिविटी क्वेश्चन वर्क उसको करेंगे। तो चलिए आप लोग भी कॉन्सेंट्रेट करके वीडियो को वॉच करिए। कविता की इन पंक्तियों के भाव को अपने शब्दों में लिखिए। इन पंक्तियों के अर्थ एक बार और हम लोग कविता में देख चुके हैं बच्चों, है ना। कविता के जो अर्थ है इन पंक्तियों के अर्थ को समझ चुके हैं, किंतु और दिया हुआ है। तो चलिए और रिवाइज कर लेते हैं। उठो चलो बढ़ो समीर शंख है बजा रहा, भविष्य सामने खड़ा प्रशस्त पथ बना रहा। इसका तात्पर्य क्या है बच्चों? इसका अर्थ कवि कहते हैं कि उठो चलो बढ़ो समीर शंख है बजा रहा। कवि नवयुवकों को अपनी रास्ता अपना पथ स्वयं प्रशस्त और स्वयं जो है लक्ष्य निर्धारित करने का संदेश देते हुए कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने रास्ते पर स्वयं बढ़ते हैं, मंजिल पर स्वयं आगे बढ़ते हैं, उनका तो प्रकृति भी साथ दिया करती है। प्रकृति भी साथ में जो है उनका मदद करने के लिए तैयार रहती है। कहते हैं कि उठो चलो बढ़ो समीर शंख है बजा रहा, अपने लक्ष्य की पे आगे बढ़ो। हवा ऐसे प्रतीत हो रहा है मानो मंगल ध्वनि कर रही है, भविष्य सामने खड़ा प्रशस्त पथ बना रहा। और क्या कहते हैं? हे नवयुवकों उठो और आगे बढ़ो, तुम्हारे सामने तुम्हारा भविष्य खड़ा हुआ है जो स्वयं तुम्हारा रास्ता बना रहा है। रास्ता बनाने के लिए जो है प्रेरणा का स्रोत है। आपके जो है सामने भविष्य खड़ा हुआ है और आप हमेशा आगे ऐसे बढ़ते रहो। प्रवाह स्नेह का प्रत्येक प्राण में पला करे, प्रदीप ज्ञान का प्रत्येक गेह में जला करे। प्रवाह स्नेह का प्रत्येक प्राण में पला करे। कवि कहते हैं कि प्रत्येक देशवासी के हृदय में एक दूसरे के प्रति प्रेम रहे, द्वेष नहीं रहे, ईर्ष्या नहीं रहना चाहिए। ईर्ष्या द्वेष तो व्यक्ति को एक दूसरे के क्या कर देते हैं, अपोजिट में ले आते हैं। ईर्ष्या द्वेष से व्यक्ति अपना ही नहीं दूसरों का ही नहीं अपना भी नुकसान करता है ना। तो क्या करने के लिए बोल रहे हैं? प्रत्येक प्राण में पला करे। क्या? प्रवाह स्नेह का, एक दूसरे के प्रति प्रेम हो, स्नेह की भावना का संचार हो, एक दूसरे के प्रति मदद करें। प्रदीप ज्ञान का प्रत्येक गेह में जला करे। और प्रत्येक घर में क्या किसका प्रकाश हो? तो बोले शिक्षा और ज्ञान का प्रकाश प्रत्येक घर में जला करे, फैले, जले। तो इससे क्या होगा? इससे जो है पूरे जो है समाज में ज्ञान का प्रकाश होगा और अंधकार मिट जाएगा और इस प्रकार समाज सुखी हो जाएगा। ये कवि जो है आह्वान देश के नवयुवकों से आह्वान कर रहे हैं कि हमें संकीर्ण मानसिकता को छोड़ करके त्याग करके क्या करना चाहिए? संकीर्ण मानसिकता को त्याग करके हमें विश्व बंधुत्व की भावना को साकार करना होगा। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उषा काल में हमारे आसपास के परिवेश में क्या परिवर्तन नजर आता है और हमें कैसा महसूस होता है? इन सभी का क्वेश्चन आप लोगों को जो है एक पार्ट से आगे का है। ये आप लोगों का सेल्फ कितना आप सोचते हो, कितना पढ़े हो चैप्टर, उसके अनुसार से आप लोगों के लिए क्वेश्चन है। तो उषा काल मीन्स क्या होता है सबसे पहले ये समझेंगे, है ना। उषा काल मीन्स क्या होता है? सूर्योदय का जो समय होता है उसे उषा काल कहते हैं। सूर्य उदय जो होता है सुबह का जो समय, सबसे जो हम जगते हैं जिस समय, और जगने का तात्पर्य यह है कि आप लोग तो सब अभी के समय में सूर्य उदय होने के बाद आप लोग जगते हो। ये तो उल्टा हो गया, है ना। सूर्य उदय होने के साथ ही आप लोग को जगना चाहिए। मीन्स सूर्य उदय हो गया तो आपको नहीं सोना चाहिए। ऐसा हमारी जो भारतीय सभ्यता और संस्कृति में कहा गया है कि जो सूर्य उदय होता है उसके बाद जो व्यक्ति सोता रहता है वो आलस्यता का प्रतीक है। इसीलिए सूर्य उदय के साथ हमें उठ जाना चाहिए और उठ करके सूर्य भगवान का दर्शन करना चाहिए। ऐसा हमारी भारतीय संस्कृति में कहा गया है। तो इस प्रकार से आप लोगों को ऐसा ही करना चाहिए। तो उषा काल में हमारे आसपास के परिवेश में क्या परिवर्तन नजर आता है? यदि आप सूर्योदय के समय उठते हो तो ये आप क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो, और सूर्योदय के बाद उठोगे तो क्या आप लोगों को सही आंसर तो आप लोग दे नहीं पाओगे।
तो इसके लिए आप लोगों को हैबिट बनाना पड़ेगा, उषा काल के समय ही उठो। तो सूर्योदय से पूर्व क्या होता है, आकाश में लालिमा छा जाती है, तारों का प्रकाश मंद पड़ जाता है, और क्या होते हैं तो बोलते हैं शांत वातावरण रहता है। बहुत ही लोग उस समय क्रोध नहीं करते, लोगों को गुस्सा नहीं आता। सूर्योदय के समय सब शांत वातावरण रहता है। पेड़ों पर पक्षी चहचहाने लगते हैं क्योंकि उन लोग भी जगते हैं। ठंडी ठंडी हवा बहने लगती है ना। और क्या हो जाते हैं, ठंड के दिनों में हरी दूब पर पड़ी ओस की बूंदें चमकने लगती हैं। और क्या तो बोले सरोवर में जो है फूल कमल खिलने लगते हैं। हाँ, पेड़ पौधे की जो आकृतियां हैं साफ दिखाई देने लगती हैं, और हवा के हल्के झोंकों से पेड़ की पत्तियां हिलती दिखाई देती हैं। पक्षी दाने और अपनी जो एक प्रकार से कहा जाए तो खाने पीने की तलाश में अपने घोंसलों से निकल पड़ते हैं, और उस समय का वातावरण बहुत ही शांत प्रतीत होता है, सबको बहुत सुहावना लगता है। आप लोग भी मीटिंग में इसका आंसर बताइएगा, मैं इस क्वेश्चन को पूछूंगा। नेक्स्ट है स्वाश्रयी अथवा स्वनिर्भर समाज से आप क्या समझते, शिक्षा से चर्चा कर इसकी विशिष्टताओं को लिखिए। स्वाश्रयी, स्वाश्रयी क्या होते हैं बच्चों, सेल्फ डिपेंड होना, स्वावलंबी बनना। और इसके लिए क्या करना पड़ेगा, स्वावलंबी बनने के लिए अपने आप समाज स्वावलंबी कैसे बने, इस पर जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये जो क्वेश्चन है बहुत महत्वपूर्ण है। स्वावलंबी बनना, महात्मा गांधी भी यही कहते थे, देश हमारा स्वावलंबी बने, आत्मनिर्भर बने। तो आत्मनिर्भर बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो बोले इसके लिए प्रत्येक व्यक्ति को सबसे पहले तो ये है कि उनको शिक्षा ग्रहण, व्यक्ति को एजुकेशन, शिक्षित होना पड़ेगा। और किस शिक्षा आप किसे मानते हैं, अपना हुनर, जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट है, अच्छाई में, जिस भी स्कोप में, उस चीज़ में अपना हुनर जो है स्थापित करना, हुनर को आगे बढ़ाना, उस पर बहुत ही मेहनत लगन से काम करना और अपने लक्ष्य को प्राप्त करना। जैसे आपका जो इंटरेस्ट है ना, वो सिंगिंग में है, तो सिंगिंग में आप इतना मेहनत करो, इतना प्रैक्टिस करो कि आपकी जो आवाज़ है बुलंद होना चाहिए। आपकी जो आवाज़ है, आपकी जो सिंगिंग में इंटरेस्ट है, वो तब पता चलेगा जब आप उस स्कोप में अपना कुछ नाम हासिल करते हो अपने कर्मों से। यदि किसी का डांस में है तो डांस में वो दिखना चाहिए बहुत ही परफेक्ट, उसमें बहुत मेहनत करो। किसी का स्टडी में है, स्टडी में तो सबका रहना पड़ेगा, है ना। तब वो तो जो सिंगिंग है, डांस है, अदर स्किल है, किंतु स्टडी तो सबके लिए बहुत ज़रूरी है। और स्टडी में है तो बहुत ही खूब मेहनत से पढ़ाई करो, खूब अच्छे से पढ़ाई करो। तो वो क्या होगा कि यही सब थोड़ा थोड़ा जो चीज़ है, और जो हम लोग केयर नहीं करते कि नहीं पढ़ रहे हैं, बस पढ़ रहे हैं, जा तो रहे हैं स्कूल, घर में थोड़ा पढ़ रहे हैं, ये पढ़ने का काम हो रहा है, लेकिन नहीं, थोड़ा नहीं, जो काम कर रहे हैं उसको बहुत अच्छे से करो, परफेक्ट वे में करो, है ना। तो ये क्या है, स्वयं सेल्फ स्वावलंबी बनना, अपने कामों को स्वयं अपने से करना, अपने आप करना। और इस प्रकार से हम जब पूरे जितने भारत के वासी हैं, जितने देश में हैं, सभी लोग अपने काम को, जिम्मेदारी को अच्छे से करने लग जाएं, तो यही तो स्वावलंबी है। इसके लिए प्रत्येक व्यक्ति को बुराइयों को त्याग कर सत्कर्म करना होगा, ज्ञान का प्रकाश चारों ओर फैलाना होगा, और तभी जो है समाज को हम स्वाश्रयी बना सकते हैं, आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है। किसी की उपेक्षा ना करें, बल्कि उनको साथ में लेके चलें। साथ में लेना का अर्थ ये है कि उनकी जितना यथासंभव मदद करना, और उनको समाज में जो प्रत्येक कमजोर वर्ग के व्यक्ति है उनको ऊपर उठाने का प्रयास करें। उनका जिस प्रकार से भी मदद करना हो हम करें, समाज के व्यक्ति मिल करके, और पूरे जो व्यक्ति है सब उनका हेल्प करेंगे तो सब व्यक्ति ऊपर उठ जाएंगे, और किसी को कभी भी निकृष्ट या नीचे दिखाने का प्रयास नहीं करना चाहिए। और तब हम पाएंगे कि यह जो समाज है वो संकीर्ण मानसिकता को छोड़ करके विश्व बंधुत्व की भावना की ओर हमारा समाज आगे बढ़ रहा है। तभी हम एक स्वाश्रयी और स्वनिर्भर समाज की कल्पना कर सकते हैं, जब ये विचार जो है
कर्म रूप में साकार होगा। ठीक है बच्चों, आप लोग भी इसको जो है, इसका जो चर्चा है वो मैं मीटिंग में करूँगा, आप लोग तैयार रहेगा। कवि धरा को उर्वर करने के लिए स्वेद से सिंचने का आमंत्रण देता है। इसके विभिन्न तरीकों पर आपस में चर्चा कर कक्षा में प्रस्तुत कीजिए। कवि धरा को उर्वर करने के लिए, पृथ्वी को उपजाऊ बनाने के लिए स्वेद से सिंचने का आमंत्रण देता है, खूब पसीना मेहनत करने के लिए आमंत्रण देता है, तभी हम पृथ्वी को उपजाऊ कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें मेहनत की जरूरत है। मेहनत, सभी कोई भी काम हो बच्चों, मेहनत को तो प्राथमिकता है। जो मेहनत से काम करेगा हर काम में उसे सफलता की प्राप्ति होती है। तो इसीलिए कभी भी आलस्य नहीं करना चाहिए। आलस्यता को छोड़ करके हमें अपने कर्म पथ पर आगे बढ़ते रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाषा से। कविता में अरुण प्रभात स्वेद धरा सुकर्म जैसे शब्द आए हैं जिन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं। तत्सम तत् प्लस सम उसकी समान आधुनिक भारतीय भाषाओं में प्रयुक्त ऐसे शब्द हैं जिनको संस्कृत से बिना कोई रूप बदले ले लिया गया है, अर्थात ये शब्द सीधे संस्कृत से आए हैं। कविता से ऐसे शब्दों का चुनाव कर उनका अर्थ अपनी भाषा में स्पष्ट करते हुए वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो इस प्रकार से जो है शब्द आया हुआ है आपके बुक्स में। जैसे सस्य, तो सस्य मीन्स क्या होता है? धान होता है, अन्न होता है। हमारी धरती सस्य से परिपूर्ण रहे। और सख्य, सखा, समाज में सभी के प्रति सख्य भाव रखें। गेह, घर होता है, प्रत्येक गेह में ज्ञान का प्रदीप जले। स्वेद, पसीना होता है, अपनी मेहनत के स्वेद से धरती को उपजाऊ बनाए। प्रमाद, आलस्य होता है, प्रमाद का नाश करे। ऐसे ही आप लोग जो है इसको कर सकते हैं। नई किरण, नए संदेश, खिले कमल जैसे शब्द कविता की पंक्तियों में प्रयुक्त हुए हैं जो संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बता रहे हैं अथवा उत्पन्न कर रहे हैं, जिन्हें हम विशेषण कहते हैं। कविता में प्रयुक्त ऐसे विशेषणों को पहचान कर उनकी जगह नए विशेषणों के सार्थक प्रयोग कीजिए। जैसे सुनहली किरण, शुभ संदेश, मुस्कुराते कमल। तो इसमें क्या हो जाएगा? जैसे प्रमाद की महानिशा है ना, तो उसका जो आंसर क्या हो जाएगा विशेषण का? पूर्णिमा की महानिशा। नई किरण, सूर्य की किरण। और स्वाश्रयी समाज, जागृत समाज, इसका अर्थ हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसका अर्थ आप लोगों को लिखना है। उठो उठो नए संदेश दे रही दिशा, दिशा इस पंक्ति में उ एवं द वर्ण की आवृत्ति कई बार हुई है। जहाँ एक ही पंक्ति में एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति हो तो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। इससे भाषा में प्रवाह, लय और सौंदर्य उत्पन्न होता है ना। यहाँ कविता की एक पंक्ति दी गई है। दिए गए शब्दों की सहायता से शेष 3 पंक्तियों की रचना कीजिए। पूर्व दिशा, सूरज, चहचहाना, पक्षी, रात, अंधेरा, खिला, किरण, बाग, बगीचा। तो ये आप लोगों का होमवर्क है, इसको आप लोग करिएगा। अनुप्रास अलंकार के बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। अनुप्रास अलंकार क्या है बच्चों? सबसे पहले तो अलंकार समझ जाते हैं क्या है। चैप्टर में ऐसे ही दे दिया एक्सरसाइज में, तो अनुप्रास अलंकार को समझने से पहले अलंकार को समझना जरूरी है। अलंकार किसे कहते हैं? अलंकार नाम से स्पष्ट है ना। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व को अलंकार कहते हैं। अलंकार आभूषण होता है ऐसे अर्थ। लेकिन यहाँ पर जो ग्रामर की दृष्टि से काव्य की जो शोभा बढ़ाने वाले तत्व होता है उसे अलंकार कहते हैं, जिसकी वजह से हमारे जो सेंटेंस में चमत्कार हो, जिस सेंटेंस की शोभा बढ़े, उस वाक्य में शोभा हो। जैसे यहाँ पर अनुप्रास अलंकार के बारे में दिया हुआ है, तो सब जहाँ एक ही पंक्ति में एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है। मीन्स आवृत्ति मीन्स होता है बार बार प्रयोग हो। जब किसी रचना में किसी व्यंजन वर्ण की एक निश्चित क्रम में आवृत्ति हो, बार बार वही शब्द आए, तो वहां अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे एक उदाहरण दे देते हैं, है ना। क्या हो सकता है? चारुचंद्र की चंचल किरणें मुदित महीपति मंदिर आए। देखो, चारुचंद्र की चंचल किरणें, यहाँ पर चा अक्षर की आवृत्ति 3 बार हुई। चारुचंद्र की चंचल किरणें। दूसरा एग्जाम्पल, मुदित महीपति मंदिर आए। मुंह म मंदिर, मतलब 3 बार वही माँ की आवृत्ति आए। तो इस प्रकार से आप लोग समझ गए होंगे कि अनुप्रास अलंकार क्या है।
जहाँ एक ही पंक्ति में एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। ग्रामर में इसको और डिटेल से पढ़ेंगे। तो इस प्रकार से ये आप लोगों का कंप्लीट होता है। इसमें आप लोग ये जो वाला कविता है इसको पूर्ण करिएगा और किसी प्रकार से कुछ डाउट हो तो मीटिंग में आप लोग अवश्य कंसल्ट करिएगा। ओके।